नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। हेरेड-ओबर मॉडल बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसकी अजम्पशन को लेकर आगे हम हेरेड और डोमर की दोनों की तुलनात्मक रूप से इसकी चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बड़े सरल तरीके से आज इस टॉपिक को हम समझेंगे और मेरा मानना है इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेरेड-ओबर को लेकर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। हेरेड-ओबर मॉडल थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए इससे संबंधित एक दो वीडियो बन सकते हैं। चलते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। आखिरकार किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम हेरेड-ओबर की मान्यताएं, अजम्पशन को लेकर बात करेंगे, तो उससे संबंधित ही प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला ये प्रश्न जिसमें बुनियादी सिद्धांत जिस पर हेरेड तथा डोमर ने बल दिया, जैसे संवर्धी के सभी आधुनिक सिद्धांतों में समाविष्ट किया गया, तो किसको लेकर हेरेड-ओबर बात कर रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये इसका ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा प्रश्न हम देखें, डोमर के आर्थिक संवर्धी मॉडल के अंतर्गत कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है कि आय की वृद्धि दर सदैव स्थिर रहती है, आय की वृद्धि दर उत्पादन क्षमता की वृद्धि दर से अधिक होती है, आय की वृद्धि दर उत्पादन क्षमता की वृद्धि दर के बिल्कुल बराबर होती है, या आय की वृद्धि दर उत्पादन क्षमता की वृद्धि दर से। क्या है आय की वृद्धि दर, क्या है उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, इसको हम समझेंगे। फिर हेरेड-ओबर मॉडल में अति उत्पादन और ओवर प्रोडक्शन की स्थिति कब उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हेरेड-ओबर मॉडल की जो मान्यताएं अजम्पशन है उनसे संबंधित नहीं है। तो यहाँ प्रश्न अजम्पशन को लेकर बात कर रहा है। इसके बाद और प्रश्न हम देखें तो ये सारे के सारे प्रश्न जो हेरेड-ओबर मॉडल की बेसिक जानकारी को लेकर हैं, बेसिक अजम्पशन को लेकर है ना। तो आज का इसी में हम बात करेंगे। असंतुलन संवर्धी के हेरेड मॉडल में एक मैं निम्नलिखित में से क्या स्थिर नहीं है, उसको लेकर ये भी अजम्पशन को लेकर बात कर रहा है। हेरेड-ओबर मॉडल के विकास मॉडल में क्या सत्य नहीं है। यहाँ इस प्रश्न को देखें, तमाम आप इस स्क्रीन पर जितने भी प्रश्न देख रहे हैं वो सारे के सारे मैंने अजम्पशन मान्यताओं को लेकर आखिरकार किस प्रकार की मान्यताएं हेरेड मॉडल के अंतर्गत ली गई है उन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है आज का टॉपिक। सबसे पहले हम हेरेड-ओबर को लेकर जो महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी है उस पर चर्चा करें तो आप देखोगे कि ये दो अर्थशास्त्री हैं, हेरेड एंड डोमर। उनके द्वारा ये जो आर्थिक विकास का मॉडल है वो दिया गया है और मुख्यतः हम देखें ये एडवांस्ड कैपिटल इकोनॉमिक्स यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर ये बात करता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप सभी को विदित है, पता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिक्स्ड। आप देखोगे समाजवादी होती है, पूंजीवादी होती। तो यहाँ विकसित जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको लेकर ये मॉडल बात करता है। और अर्थव्यवस्था में आप देखोगे पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखने के लिए सतत एवं संतुलित वृद्धि कैसे संभव है, किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट लाया जा सकता है, उसको लेकर हेरेड-ओबर मॉडल के अंतर्गत बात की जा रही है। दूसरा जो इसका प्रश्न में भी दे रखा है, इसका महत्वपूर्ण देखें तो ये जो हेरेड-ओबर मॉडल है इन्वेस्टमेंट को, निवेश को लेकर बात कर रहा है और ये उसकी ड्यूल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की द्वैत दोहरी प्रकृति यानी निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो अर्थव्यवस्था में दो प्रकार से कार्य करता है। बड़े विस्तृत रूप से हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अब तक हमने ये देखा कि विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर ये मॉडल कर रहा है। दूसरा हमने ये देखा कि निवेश की दोहरी है ना, ड्यूल नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। और क्या है वो दोहरी, यहाँ हेरेड-ओबर कहते हैं निवेश के माध्यम से, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर एक तो प्रभाव जो पड़ता है वो मांग प्रभाव पड़ता है, डिमांड इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा पड़ता है पूर्ति प्रभाव, सप्लाई इफेक्ट। क्या है मांग प्रभाव, उस पर भी हम थोड़ा एक सरसरी नज़र से देखें, उसके बाद हम विस्तृत रूप से भी इसकी बात करेंगे। निवेश का मांग प्रभाव क्या है, यानी निवेश से इनकम और डिमांड दोनों बढ़ेगी। और हम देखते हैं निवेश से आप देखोगे जो गुणक प्रभाव है, गुणक है वो यहाँ कार्य करता है। तो इस गुणक के माध्यम से किस प्रकार से होगा उसके आगे हम बात करेंगे। यहाँ आप देखिएगा जैसे उदाहरण के रूप में कोई नया कारखाना बनाने पर आप देखोगे मजदूरों, इंजीनियर और जितने भी ठेकेदार या जितने भी लोग जो कार्य कर रहे हैं उनकी आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी। तो कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ ये रहेगा कि इस निवेश के दौरान आप देखोगे पहला जो प्रभाव पड़ रहा है वो मांग प्रभाव के रूप में पड़ रहा है, जिससे इनकम बढ़ेगी और इनकम से डिमांड बढ़ेगी। दूसरा हम देखें पूर्ति प्रभाव की बात कर रहा है, यानी निवेश के माध्यम से नई मशीनें हैं, भवन है, उपकरण है,
वो बनते हैं, जिससे पूंजी स्टॉक कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। और जब कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, उत्पादन क्षमता प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और इसे कैपेसिटी इफेक्ट या पूर्ति प्रभाव कहेंगे, सप्लाई इफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ मोटे रूप में आप देख पाए हो कि दो प्रकार के प्रभाव पड़ रहे हैं। किसके कारण? निवेश के कारण। एक तो होता है मांग प्रभाव और एक होता है पूर्ति प्रभाव। साथियों, नेक्स्ट वीडियो में हैरड के जो वर्दी दरें 3 प्रकार की हैं, डोमर ने किस प्रकार से कहा है, उन पर विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। परंतु प्रश्न अगर सीधा यहाँ से पूछा जाए तो यहाँ निवेश की दोहरी प्रकृति को लेकर बात की जा रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसा कि पूर्व में भी हमने चर्चा की है कि इसके दौरान किस प्रकार हम वर्दी की जो दर है उसको बनाए रख सकते हैं, उसको लेकर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आय की वर्दी दर है, जो ग्रोथ ऑफ इनकम है, और दूसरी जिसको हमने कहा उत्पादन की क्षमता की वर्दी, ग्रोथ ऑफ कैपेसिटी, क्योंकि दो प्रकार के प्रभाव हम देख रहे हैं यहाँ। ये दोनों बराबर हों तो ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार बना रहेगा, किसी प्रकार की एक्सेस कैपेसिटी नहीं रहेगी और अर्थव्यवस्था है वो संतुलित मार्ग पर चलेगी। इन दोनों को लेकर हैरड डोमर मॉडल है वो आगे पीछे घूम रहा है, उसी के आधार पर डिमांड और सप्लाई इफेक्ट के माध्यम से। आगे हम देखेंगे कि असंतुलन कब उत्पन्न होता है। हम देखेंगे पहली स्थिति ये हो सकती है, दूसरी स्थिति ये हो सकती है। इसी प्रकार जो वारंटेड ग्रोथ रेट, जिसकी आगे हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, अभिष्ट वृद्धि दर हैरड के द्वारा दी गई है, वो क्या है, उसमें हम देखेंगे उद्यमी संतुष्ट रहे, निवेश की योजनाएं सफल रहे, किसी प्रकार की अतिरिक्त क्षमता नहीं रहे और निवेश जारी रहे। इस प्रकार हम यहाँ हैरड डोमर मॉडल के अनुसार हम ये देखेंगे किस प्रकार सतत एवं पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट की जो ग्रोथ है तभी संभव होगी जब निवेश द्वारा, इन्वेस्टमेंट द्वारा जो उत्पन्न आय की वृद्धि है, जिसको हमने डिमांड इफेक्ट कहा है, दूसरा उत्पादन क्षमता कैपिटल जो इफेक्ट है, जिसको हमने पूर्ति प्रभाव कहा है, वो उनकी दरें हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ हम मोटे रूप से एक परिचय हमने यहाँ देखा है हैरड डोमर मॉडल की। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। मेरा मानना है 100% आपको हैरड डोमर मॉडल यहाँ समझ में आएगा। अब सबसे पहली बातें हम बात करें इनके अजम्पशन की, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उन पर एक एक बात करेंगे। सबसे पहले की है कि यहाँ हैरड और डोमर ने ये कहा कि प्रारंभिक पूर्ण रोजगार संतुलन है। इन्होंने माना कि जो कैपिटल, एडवांस कैपिटल इकोनॉमी है, वो प्रारंभ में फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में होती है, जिसमें संसाधनों का पूरा उपयोग होता है, बेरोजगारी नहीं होती है। ये पहली अजम्पशन है। उसके बाद आप देखोगे कि आपने यहाँ प्रारंभ में देखा कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसके दो प्रभावों की बात की है, मांग प्रभाव और पूर्ति प्रभाव। अगर उनमें किसी प्रकार का बदलाव होता है, दोनों बराबर नहीं होती, ऐसी स्थिति में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं रहती है, अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिसके आगे हम चलकर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दूसरी अजम्पशन बड़ी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। हैरड डोमर ने क्लोज, यहाँ आप देख रहे हो ताला लगा हुआ है, बिल्कुल बंद अर्थव्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो रहा है। प्रश्न अगर पूछा जाए तो जो ये मॉडल है वो क्लोज इकोनॉमी पर आधारित है। बिल्कुल बात सही है, सत्य है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आप देखिएगा सरकार का हस्तक्षेप, नो गवर्नमेंट, किसी प्रकार की कोई नहीं, और जब सरकार नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में कोई टैक्स और किसी प्रकार का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ये तीसरी मान्यता। और चौथी, सभी मान्यताएं महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती है। निवेश और जो क्षमता निर्माण है, जो कैपेसिटी निर्माण है, उसमें समय अंतराल नहीं है, टाइम लेग एब्सेंट है। बार बार मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब है अगर समय अंतराल होता तो ऐसी स्थिति में निवेश करने के बाद जो आय है या उत्पादन है वो प्रक्रिया लंबी होती है, परंतु यहाँ इन्होंने ये कहा कि किसी प्रकार का समय अंतराल नहीं है, यानी निवेश होते ही जो उत्पादन क्षमता है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बन जाती है, तुरंत प्रभाव माना गया है। ठीक है, अगली मान्यता जो पांचवी है, एपीएस और एमपीएस। एपीएस औसत बचत प्रवृत्ति और एमपीएस सीमांत बचत प्रवृत्ति, दोनों को बराबर माना है। एपीएस बोल दो चाहे एमपीएस बोल दो, दोनों बराबर हैं। क्या है एपीएस, क्या है एमपीएस, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करेंगे। और आप इससे संबंधित मैंने वीडियो भी डाला था जिसमें हमने एमपीसी और एपीसी के बारे में बात की थी। औसत बचत प्रवृत्ति, जिसके आगे हम विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक मोटे रूप से मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसा कि अर्थव्यवस्था हो या व्यक्ति हो, व्यक्ति अपनी आय का या तो उपभोग करता है या एक बचत करता है। ठीक है, दोनों करते हैं, कुछ हिस्सा उपभोग कंजप्शन कर लेता है, कुछ बचत कर लेता है। तो उस बचत का औसत वो एपीएस है और उसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो एमपीएस है। उसके हम आगे विस्तृत रूप से हम बातें करेंगे। अगली मान्यताओं को लेकर हम बात करें। फिर यहाँ चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एमपीएस
है उसको कांस्टेंट लिया है, और चूंकि हमने पहले देखा एपीएस और एमपीएस दोनों बराबर है, इसका मतलब एपीएस भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब जब क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीएस और एमपीसी जो कंजप्शन की जो सीमांत प्रवृत्ति है, उन दोनों का योग क्या होता है, एक होता है। दोनों का योग क्या होता है, एक होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कुछ हिस्सा बचत किया जाता है और कुछ क्या किया जाता है, कंजप्शन। ठीक है, तो इनके जो ये सीमांत प्रवृत्ति है दोनों की, जब हमने ये देखा कि एमपीएस कांस्टेंट है, मान लो कि ये 0.2 है, तो निश्चित रूप से एमपीसी भी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो एमपीएस भी स्थिर रहती है और एमपीसी भी क्या रहती है, स्थिर रहती है। यहाँ बदलती हुई लिख दिया, इसका मतलब ये जो कथन है वो क्या होगा, गलत होगा। इसलिए यहाँ हम कहेंगे कि एमपीएस भी स्थिर है और एमपीसी भी स्थिर है। साथियों, किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है हमें, मैं बड़े विस्तृत और आसान तरीके से एमपीएस के बारे में भी बताऊंगा, है ना। फिलहाल आप देखिएगा अगली मान्यता, पूंजी उत्पादन अनुपात, कैपिटल आउटपुट रेशो, इसके अंतर कांस्टेंट होता है। एक सामान्य जानकारी यहाँ दे रहा हूँ, आगे हम फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि पूंजी उत्पादन अनुपात पर बड़े आसान तरीके से हम बात करेंगे। इसको भी इन्होंने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, स्थिर माना है, स्थिर माना है। एमपीएस को भी स्थिर माना है और इसको भी स्थिर माना है। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण कारण बनता है। आप देखोगे हम ये जो छुरीधार जो समस्या है ना, एक बार जो संतुलन हट जाता है, उस हटने का कारण यही है कि जो पूंजी उत्पादन अनुपात है वो क्या है, कांस्टेंट। क्या है, जैसे ये 4/4/1, यानी ये हो गया कैपिटल ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया उत्पादन। इसका मतलब ये है कि एक इकाई उत्पादन के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, 4 की है। अगर ये 2/1 हो गया तो एक इकाई के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता हो गई, 2, यानी 2 इकाई कैपिटल के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है। अब इस जो अनुपात दे रखा है, इनका रेशो दे रखा है, उन्होंने हेरेड-ओमर में इसको क्या माना है, कांस्टेंट माना है। ठीक है, मॉडल किस उत्पादन फलन के निकट है, ये ध्यान में रखिएगा। लियोनटिफ जो उत्पादन फलन है, फंक्शन है, उस पर ये आधारित है। उसमें क्या होते हैं कि इनके जो गुणांक है, इनका जो एक तरह से साधनों का जो बदलाव है वो कांस्टेंट लेकर चलते हैं। जो उत्पादन फलन है, इससे संबंधित मैंने मैथमेटिकल जो सीरीज है अर्थशास्त्र की, उसमें मैंने इससे संबंधित वीडियो डाला है। लियोनटिफ जो उत्पादन फलन होता है उसमें एक प्रकार से जो साधनों की जो अनुपात है उनको कांस्टेंट लेकर चलते हैं। फिर अगली जो मान्यताएं हैं उस पर हम बात करें, किसी प्रकार का डेप्रिसिएशन नहीं होता है, इसका मतलब किसी प्रकार का गिसावट नहीं होता है। इसका मतलब जो निवेश की बात कर रहे हैं वो नेट की कर रहे हैं, है ना, नेट शुद्ध निवेश की बात की जा रही है, यहाँ ना किसी प्रकार का मूल्यह्रास नहीं दे रखा है। फिर अगली मान्यता, बचत और निवेश है वो वर्तमान आय से संबंधित है ना, उसी वर्ष की आय से संबंधित है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। कीमत स्थिर है, जो कीमत स्तर है वो स्थिर दे रखा है, जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब नॉमिनल और रियल जो इनकम है उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। आगे यहाँ हम देखें जो ब्याज की दर है वो भी कांस्टेंट है किसी प्रकार की। तो अगली मान्यता, सबसे महत्वपूर्ण मान्यता हम देखेंगे, कैपिटल लेबर रेशो K/L कांस्टेंट है। इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। यानी आप यहाँ देखोगे, अगर हम यहाँ देखें कि 3/2, यानी एक इकाई उत्पादन के लिए यहाँ 3 कैपिटल की आवश्यकता है और लेबर की 2 है, तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये अनुपात कांस्टेंट रहेगा। अगली इकाई के लिए मान लो कि पूंजी अगर बढ़ाई जा रही है तो कैपिटल 6 और ये 4, तो इनका अनुपात आप देखोगे, इसका अनुपात और इसका अनुपात जो रेशो है वो कांस्टेंट है, और इसका मतलब दोनों के मध्य किसी प्रकार का प्रतिस्थापन संभव नहीं है। ठीक है, अगली मान्यता हम यहाँ देखें जो महत्वपूर्ण है, जो पूंजी है, कैपिटल है, वो स्थिर व वर्किंग दोनों को शामिल है, दोनों सम्मिलित की गई है, और एक ही वस्तु अर्थव्यवस्था में केवल एक कमोडिटी ही का अंतिम वस्तु के रूप में उत्पादन होती है। कुछ सामान्य ये मान्यताएं, जिसमें आप देखोगे टेक्नोलॉजी स्थिर है, पूंजी श्रम अनुपात स्थिर है। तो इन मान्यताओं को लेकर यहाँ हम देखें ये प्रश्न है। अब हम प्रश्नों पर चर्चा करें, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उन पर बात करें। तो सबसे पहले ये प्रश्न आप देखो, पहला यहाँ आप देखोगे कि असंतुलित संवृद्धि के हेरेड मॉडल में निम्नलिखित में से क्या स्थिर नहीं है, किसकी स्थिरता की बात नहीं की है। वास्तविक वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, बचत अनुपात को कांस्टेंट माना है, पूंजी उत्पादन अनुपात को कांस्टेंट माना है, जनसंख्या वृद्धि दर। आगे हम बात करेंगे जब हेरेड मॉडल हम पढ़ेंगे जिसमें प्राकृतिक जो है ना प्राकृतिक वृद्धि दर है उसमें जनसंख्या वृद्धि दर कांस्टेंट रहती है, यानी जनसंख्या वृद्धि और तकनीकी स्तर को भी स्थिर लेते हुए। लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जिसे वो
इस हैरेड-डोमर मॉडल में स्थिर नहीं होती है। वास्तविक वृद्धि दर, एक्चुअल जो ग्रोथ रेट है वो इक्वल नहीं होती। इसी कारण अर्थव्यवस्था में या तो आगे स्फीति की स्थिति हो सकती है, इन्फ्लेक्शन की स्थिति हो सकती है, या अविस्फीति की स्थिति हो सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। हैरेड-डोमर के विकास मॉडल में क्या सत्य नहीं है? सीमांत बचत प्रवृत्ति बदलती रहती है। पहला ही गलत है, क्योंकि हमने सीमांत बचत प्रवृत्ति को कांस्टेंट माना, स्थिर माना है। उसके बाद हैरेड मॉडल के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जनसंख्या दर को बाह्य निर्धारित है, बिल्कुल कांस्टेंट लिया गया है इसमें। बचत अनुपात बाह्य निर्धारित है, ये भी हमने देखा स्थिर है। और तकनीक का चुनाव पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर करता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि तकनीक को हमने कांस्टेंट लिया था जब हमने ये देखा कि जो कैपिटल और लेबर जो अनुपात है, रेशो है, उसको हमने कांस्टेंट लिया था। तब हमने कहा था कि तकनीकी है वो पूंजी की उपलब्धता पर निर्भर नहीं, ये कांस्टेंट लिया गया। और निवेश और जो बचत को हमने देखा वर्तमान समय की आय पर निर्भर करता है, ये बात सही है। हैरेड का विकास मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है, तो ये देखें कि ये क्लोज इकोनॉमी और गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अर्थव्यवस्था में जो प्रौद्योगिकी उन्नति होती है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, जो पूंजी गहन हो सकती है या श्रम गहन, ये बात गलत है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हमने क्या लिया था? कांस्टेंट बाह्य निर्धारित माना था, तो दूसरा तो गलत होगा। स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात सिद्धांत पर बिल्कुल, इसको हमने देखा था कि स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात लिया था, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। और श्रम आपूर्ति एक निश्चित दर से बढ़ती है, ये भी सही बात है। जब आगे हम हैरेड मॉडल की जो तीनों ग्रोथ रेट है, अभिष्ट वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर, उसमें आप प्राकृतिक वृद्धि दर जब देखोगे उसमें इसी बात को लेकर बात की गई है। तो यहाँ आपका ये 2 वाला ऑप्शन गलत होगा, ये 2, इसको हटाकर जहाँ 1, 3, 4 जिसमें आ रहा है वो सही है। इसके बाद अगले प्रश्नों पर हम देखें, हैरेड-डोमर मॉडल है वो किस पर आधारित? हमने देखा जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसकी नेट इन्वेस्टमेंट की जो ड्यूल है उस पर आधारित है। जो ड्यूल इफेक्ट की हमने जो डिमांड और जो सप्लाई इफेक्ट है उसकी बात की थी यहाँ। फिर डोमर के आर्थिक समृद्धि मॉडल के अंतर्गत हमने कौन सा उपयुक्त है? तो यहाँ आप देखोगे, क्योंकि हमने 2 प्रभाव देखे थे, एक तो आय प्रभाव देखा था, उत्पादन प्रभाव देखा था, है ना, और दूसरा हम देखा था कि उत्पादन प्रभाव जो प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी वो संतुलन की स्थिति होती है। तो यहाँ सी वाला है। और यहाँ हम देखें हैरेड-डोमर मॉडल में अति उत्पादन कब होगी? जब 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 जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अधिक होती है, यानी जो अधिक क्षमता निर्मित की होती है उसके कारण क्या होगा? जो अति उत्पादन की स्थिति होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हैरेड-डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है? स्थिर पूंजी उत्पादन अनुपात, बिल्कुल सही बात की हमने। परिवर्तनशील सीमांत बचत प्रवृत्ति और बंद अर्थव्यवस्था और पूंजी उत्पादन एकमात्र कारक है। यहाँ आप देखोगे कि ये परिवर्तनशील नहीं था, ये वाला ये बी गलत है। लेकिन यहाँ आपके एक बात और देखोगे, पूंजी उत्पादन एकमात्र कारक है। आप देखोगे जब हम बात कर रहे हैं, हमने ये देखा कि जो कैपिटल लेबर रेशो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हैरेड-डोमर मॉडल में के की भी बात की गई है, लेबर की भी बात की गई है, परंतु यहाँ पूंजी उत्पादन का एकमात्र कारक क्यों लिया गया है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आगे हम जो ग्रोथ की बात करेंगे उसमें हम जी बराबर है S/V, यहाँ S क्या है? बचत है, और V क्या है? पूंजी उत्पादन अनुपात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पूंजी संचय को लेकर चल रहा है, कैपिटल एक्युमुलेशन को लेकर बात करता है। इसका मतलब पूंजी उत्पादन एकमात्र कारक, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लेबर को तो उसने हटा दिया, लेबर तो लगती नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस जो ये ग्रोथ का आगे हम जब हैरेड-डोमर मॉडल को विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें G बराबर S/V, यहाँ S है वो बचत प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, जहाँ हमने देखा APS और MPS, और APS और MPS दोनों बराबर होती है उसको लेकर, और ये नीचे है वो पूंजी उत्पादन अनुपात है। आखिरकार ये ग्रोथ रेट क्या है? आगे हम हैरेड को पढ़ेंगे, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, अभिष्ट वारंटेड जो ग्रोथ रेट है वो क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, डोमर मॉडल क्या कहते हैं, और इससे संबंधित बेहद जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं के अंतर्गत, उसको बड़े आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इस बात की चर्चा करेंगे। ये मान्यताओं से संबंधित आपको वीडियो कैसा लगा है, कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा साथियों, क्योंकि इससे एक हौसला मिलता है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।